रात के करीब 10 बज रहे थे जब विक्रम चौहान की गाड़ी उस सुनसान राजमार्ग पर दौड़ रही थी। नवंबर का महीना था और ठंड ऐसी थी जैसे हवा में कोई अदृश्य सुइयां घुली हों। विक्रम एक मध्यवर्गीय बिजनेसमैन था। देहरादून से हरिद्वार की तरफ जा रहा था। एक जरूरी मीटिंग थी अगली सुबह और उसने सोचा था कि रात को ही निकल लेगा ताकि सुबह ताज़ा दम पहुंचे। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। जब वो देहरादून से निकला था, आसमान साफ था, लेकिन पहाड़ों का मौसम कोई भरोसा नहीं। 1 घंटे की ड्राइव के बाद घना कोहरा उतर आया, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी बस 10 कदम आगे तक जाती थी। उसके बाद सिर्फ सफ़ेद अंधेरा था। विक्रम ने गाड़ी धीमी कर ली। रेडियो कब का बंद हो चुका था, सिग्नल नहीं आ रहा था। जीपीएस की स्क्रीन पर बस एक नीला बिंदु था जो किसी अनजान सड़क पर चक्कर काट रहा था। फिर वो मोड़ आया। विक्रम को आज भी याद है वो मोड़। मुख्य हाईवे पर एक तरफ बैरिकेड लगे थे और एक टूटी फूटी बोर्ड पर लिखा था, सड़क मरम्मत कार्य, वैकल्पिक मार्ग से जाएं। तीर एक पतली सड़क की तरफ इशारा कर रहा था जो जंगल के अंदर घुसती जा रही थी। विक्रम ने जीपीएस देखा, उसमें भी वही रास्ता दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी उस अंधेरी सड़क पर मोड़ दी। 5 मिनट बाद जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन पर बस यही लिखा था, रूट कैलकुलेट हो रहा है। और वो कैलकुलेट होता रहा, पर कभी कोई रूट नहीं आया। जंगल के बीच वो सड़क उसे किसी अनजान दुनिया में ले जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इस कदर उलझी हुई थीं कि उनके बीच से आसमान दिखना बंद हो गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और कुछ और जो विक्रम पहचान नहीं सका। तभी उसकी गाड़ी एक हल्की सी झटके के साथ रुक गई। पेट्रोल खाली नहीं था, इंजन की कोई आवाज नहीं आ रही थी। विक्रम ने बार बार चाबी घुमाई, बस एक मृत सी आवाज, जैसे गाड़ी को सांस लेना भूल गई हो। उसने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं। इमरजेंसी नंबर डायल किया, लाइन डेड। विक्रम उस अंधेरी सड़क पर अकेला खड़ा था। उसने गाड़ी से उतरकर इधर-उधर देखा। पेड़ों के पीछे अंधेरा था, घनघोर अंधेरा। हवा में सरसराहट थी, पर वो हवा का नहीं, किसी और चीज का स्वर लग रहा था। फिर उसकी नजर आगे गई। कोहरे के पार दूर, बहुत दूर, एक पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रोशनी यानी कोई इमारत, कोई जगह, कोई इंसान। विक्रम ने अपना बैग उठाया और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। रास्ता जितना लगा उससे लंबा निकला। करीब 20 मिनट चलने के बाद वो उस जगह पहुंचा। कोहरे के बीच से एक पुरानी इमारत उभरी। 2 मंजिला, पत्थर की दीवारें, खिड़कियों पर पुरानी लोहे की जालियां और सामने एक जंग लगा साइन बोर्ड जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। उस पर लिखा था, होटल शांति निवास। नीचे छोटे अक्षरों में, स्वागत है। इमारत देखकर विक्रम के मन में थोड़ी राहत आई। चाहे होटल जितना पुराना हो, आज रात के लिए यही काफी था। वो अंदर गया। लॉबी में ठंडी रोशनी थी। एक पुराना झूमर जिसकी कुछ बत्तियां बुझी हुई थीं। बाकी की रोशनी में कुछ पीलापन था जो किसी बीमार चेहरे जैसा लगता था। काउंटर पर एक आदमी बैठा था, उम्र कोई 50 के आसपास, सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखें जो किसी भी चीज पर टिकी नहीं लगती थीं। उसने विक्रम को देखा और होठों पर एक मुस्कान लाया, पर वो मुस्कान कुछ अजीब थी, जैसे किसी ने उसे मुस्कुराना सिखाया हो, पर अंदर की भावना वो कभी सीख नहीं सका। आइए साहब, उसने कहा। आवाज सपाट थी, जैसे टेप रिकॉर्डर पर बजती हो। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आपके पास कोई कमरा मिल सकता है? बिल्कुल साहब, आज रात के लिए बस एक ही कमरा बाकी है, कमरा नंबर 9। विक्रम ने रजिस्टर में नजर डाली। उसमें 10-12 नाम लिखे थे। तो आज रात काफी मेहमान थे। कुछ राहत की सांस ली उसने। उसने नाम पता लिखा, रसीद ली और चाबी लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर जाते वक्त उसने देखा कि कॉरिडोर में कुछ कमरों के दरवाजे थोड़े खुले थे। एक कमरे से टीवी की आवाज आ रही थी, पुराना दूरदर्शन वाला सफेद शोर, जैसे चैनल न लगा हो। दूसरे कमरे के आगे से गुजरते वक्त उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, पर वो आवाज भी अजीब थी, जैसे वो रोना किसी पुरानी कैसेट पर रिकॉर्ड हो और बार बार वही हिस्सा बज रहा हो। विक्रम रुका। उसने हल्के से दरवाजा धकेला, खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। एक महिला कुर्सी पर बैठी थी, खिड़की की तरफ मुंह किए। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। विक्रम ने कहा, माफ कीजिए, बच्चे की आवाज सुनी तो। महिला मुड़ी। उसका चेहरा देखकर विक्रम का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खुली थीं, पर जैसे अंदर कोई नहीं था। होंठ हिले। सब ठीक है। वही सपाट आवाज,
वही टेप रिकॉर्डर वाला लहजा। विक्रम ने माफी मांगी और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने खुद को समझाया, थका हुआ हूं, रात का वक्त है, ठंड है, इसीलिए सब अजीब लग रहा है। कमरा नंबर 9 कॉरिडोर के आखिर में था। दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था, रंग उखड़ा हुआ था। चाबी लगाते वक्त विक्रम ने महसूस किया कि दरवाजे की लकड़ी पर कुछ खरोंचें थीं, पर अंदर की तरफ, जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा खरोंचा हो। उसने दरवाज़ा खोला। कमरा छोटा था पर साफ था। एक पलंग, एक अलमारी, एक टेबल पर बिना चालू किया पुराना टीवी और एक बाथरूम। खिड़की से जंगल दिख रहा था, बस अंधेरा और कोहरा। विक्रम ने बैग रखा, जूते उतारे और पलंग पर बैठ गया। तब उसकी नज़र दीवार पर गई। पलंग के ठीक पीछे दीवार पर एक बड़ा आईना था, पुराना, भारी, चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ। उसमें विक्रम का अपना प्रतिबिंब था, पर एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे लगा कि प्रतिबिंब कुछ देर बाद हिला। जैसे उसने हाथ उठाया था, पर आईने में वो हाथ 1 सेकंड बाद उठा। विक्रम ने आंखें झपकाईं। आईने में सब सामान्य था। उसने खुद को बेवकूफ़ बताया, लाइट बंद की और लेट गया। नींद नहीं आई। रात के करीब 12 बजे एक आवाज़ आई, ऊपर से, जैसे किसी के पैरों की आहट हो। पर होटल 2 मंजिला था और विक्रम का कमरा दूसरी मंजिल पर था। ऊपर तो छत थी, पर पदचाप साफ थी। 1, 2, 3, 4 और फिर रुक जाती, फिर वापस चलने लगती। विक्रम उठकर बैठ गया। उसने ध्यान से सुना। वो आवाज़ छत पर नहीं थी, वो उसके कमरे में थी। वो उसके कमरे की दीवारों के अंदर थी, जैसे दीवारों के भीतर कोई चल रहा हो। विक्रम की सांसें तेज हो गई थी। उसने लाइट जलाई। कमरा खाली था, पर जब उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो उसके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आईने में वो था, पर पलंग के किनारे पर बैठा था। उसने लाइट जलाई थी और उठकर खड़ा हो गया था, पर आईने में उसका प्रतिबिंब अभी भी पलंग पर बैठा था और उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, उसकी तरफ। विक्रम एक झटके में कमरे से बाहर निकला, कॉरिडोर में आया। तेज सांसें, तेज धड़कनें। उसने खुद को दीवार से लगा लिया, फिर धीरे धीरे खुद को शांत किया। थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। तभी उसने सामने देखा। कॉरिडोर में उसके कमरे से 3 दरवाजे आगे एक दरवाजा था जो पहले नहीं था। विक्रम को पक्का था, जब वो नीचे से आया था तब इस तरफ दरवाजा नहीं था, यहां दीवार थी। पर अब दरवाजा था और उस पर लिखा था कमरा नंबर 13। होटल में कमरा नंबर 13। विक्रम जानता था कि भारत में अक्सर होटलों में 13 नंबर के कमरे नहीं होते। फिर ये कमरा? वो वापस जाना चाहता था अपने कमरे में, पर पांव नहीं मानते थे। कुछ था उस दरवाजे में जो उसे खींच रहा था। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से आवाजें आ रही थीं, कई आवाजें एक साथ, जैसे बहुत सारे लोग एक ही बात दोहरा रहे हों। विक्रम ने ध्यान से सुना। वो शब्द थे, हिंदी के शब्द, और जब उसकी समझ में आए तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रहे थे, बाहर निकलने दो, बाहर निकलने दो, बाहर निकलने दो, बार बार, एक ही स्वर में, एक ही लय में। विक्रम वहां से भागा, सीढ़ियां उतरी, नीचे लॉबी में आया। काउंटर पर वही बूढ़ा बैठा था, बिल्कुल उसी मुद्रा में जैसे पहले था, जैसे वो हिला ही नहीं था। भाई साहब, ऊपर कुछ है, कमरा नंबर 13। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा खाली लग रही थीं। होटल में कमरा नंबर 13 नहीं है, उसने कहा। पर मैंने देखा ऊपर कॉरिडोर में, होटल में कमरा नंबर 13 नहीं है। वही वाक्य, वही आवाज, जैसे बटन दबाया हो। विक्रम ने टेबल पर मुक्का मारा। सुनिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं, ऊपर कुछ गड़बड़ है और मेरी गाड़ी खराब है। क्या आप किसी मैकेनिक को बुला सकते हैं या किसी टैक्सी को? बूढ़े ने एक पल रुककर कहा, रात को कोई नहीं आता। तो सुबह कितनी बजे? यहां सुबह नहीं आती। वो वाक्य, यहां सुबह नहीं आती, विक्रम के दिमाग में किसी ठंडी सुई की तरह घुसा। उसने फिर से पूछा, सोचा शायद वो गलत सुना, पर बूढ़े ने वही दोहराया, वही शब्द, वही खाली आंखें। विक्रम वापस अपने कमरे में आया। इस बार उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कुर्सी दरवाजे के नीचे लगा दी। फोन उठाया, अभी भी नेटवर्क नहीं था। उसने फोन की टॉर्च जलाई और कमरे का एक एक कोना देखा, कुछ नहीं था। पर आईना, वो आईना अभी भी था। विक्रम ने उसकी तरफ पीठ करके पलंग पर बैठ गया। उसने आईने को नहीं देखने की कसम खाई, पर फिर उसे कुछ याद आया।
उसने लॉबी में रजिस्टर देखा था, उसमें 10-12 नाम थे। पर इस पूरे होटल में आते जाते वक्त उसने कुछ मेहमान देखे थे, महिला और बच्चा जो बिना बहाव के बैठे थे। एक कमरे से टीवी की आवाज़, पर किसी इंसानी हलचल का कोई निशान नहीं। कोई खाने की महक नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई बर्तनों की आवाज़ नहीं। होटल में इतने मेहमान पर कोई जीवन नहीं। विक्रम का दिमाग दौड़ने लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। लॉबी में जब उसने रसीद ली थी तो उसके साथ एक छोटी पुरानी पर्ची भी थी, होटल का ब्रोशर जैसा कुछ। उसने उसे निकाला और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। ब्रोशर पुराना था, कागज पीला पड़ चुका था। उस पर होटल की फोटो थी, वही इमारत। पर फोटो के नीचे कुछ लिखा था, छोटे अक्षरों में, जो शायद पहले उसने ध्यान से नहीं देखा था। होटल शांति निवास, स्थापित 1962। ये होटल 14 नवंबर 1987 की रात एक भीषण अग्निकांड में पूरी तरह जल गया। इस हादसे में होटल के सभी अतिथि और कर्मचारी, कुल 13 लोग, काल के गाल में समा गए। होटल के खंडहर आज भी उस स्थान पर खड़े हैं। ब्रोशर के नीचे एक लाइन और थी, जो किसी ने हाथ से लिखी थी, स्याही धुंधली पड़ चुकी थी। जो एक बार अंदर आया, वो रात के साथ फंस गया। विक्रम के हाथ से ब्रोशर छूट गया। 14 नवंबर, आज की तारीख, 14 नवंबर। वो उछलकर खड़ा हो गया। इसका मतलब था, ये होटल, ये इमारत, ये खंडहर थी, ये लोग, ये मेहमान, ये बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट, ये सब। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तब उसने भूल से उस आईने की तरफ देख लिया। आईने में वो नहीं था। आईने में उसका कमरा था, पर खाली। पलंग था, टेबल था, खिड़की थी, पर विक्रम नहीं था। जैसे वो इस कमरे में था ही नहीं, जैसे आईने की नज़र में वो मौजूद ही नहीं था। और फिर आईने में धीरे धीरे एक परछाई उभरी, पलंग के पास। एक आकृति, धुंधली, जली हुई। उसके हाथ आईने की तरफ बढ़ रहे थे, अंदर से, आईने के अंदर से। उसकी उंगलियां कांच तक पहुंची और कांच हिल गया, जैसे वो कांच नहीं, पानी हो। विक्रम दरवाजा खोलकर भागा। कॉरिडोर में और भी कमरों के दरवाजे खुल रहे थे, एक के बाद एक, और हर दरवाजे से निकल रही थीं आकृतियां। वही खाली आंखें, वही सपाट चेहरे, जने हुए कपड़ों के निशान। महिला और बच्चा भी थे, बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट भी था। वो सीढ़ियों के नीचे से आ रहा था, और अब उसके चेहरे पर वो नकली मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखें बंद थीं। सारी आकृतियां एक साथ आगे बढ़ रही थीं, विक्रम की तरफ। विक्रम पीछे हटा, उसकी पीठ दीवार से टकराई। तभी उसे याद आया, कमरा नंबर 13। उस दरवाजे से आवाजें आ रही थीं, बाहर निकलने दो। वो मुल्दे नहीं मांग रहे थे, वो खुद बाहर जाना चाहते थे। वो यहाँ फंसे हुए थे, उस रात के साथ, उस आग के साथ, उस होटल के साथ। और हर साल 14 नवंबर की रात वो इसी रात को दोहराते थे। जीते थे, मरते थे, जीते थे, मरते थे। और कभी कभी कोई जिंदा इंसान भी फंस जाता था। विक्रम कमरा नंबर 13 की तरफ दौड़ा। उसने दरवाज़ा धकेला, खुल गया। अंदर कोई नहीं था, पर एक खिड़की थी, टूटी हुई, बड़ी, और उसके बाहर बाहर जंगल था, जिंदा जंगल, असली जंगल। ठंडी हवा आ रही थी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। आकृतियां दरवाजे पर पहुंच चुकी थीं, पर वो रुक गई थीं, जैसे उस कमरे में आने की उनकी हिम्मत नहीं थी, या शायद वो नहीं आ सकती थीं। कमरा नंबर 13, वो कमरा जो उस आग में था ही नहीं, जो बाद में बना था, जो इस नर्क से बाहर की खिड़की था। विक्रम ने खिड़की की दहलीज पर पांव रखा और कूद गया। नीचे जमीन थी, गीली, ठंडी। वो लुढ़का, उठा, भागा, पेड़ों के बीच से, अंधेरे में, कोहरे में, बस भागता रहा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। जब वो रुका तो उसकी सांसें टूट रही थीं। सामने एक सड़क थी, चौड़ी, पक्की, मुख्य हाईवे। दूर एक ट्रक की हेडलाइट दिख रही थी। विक्रम ने बीच सड़क पर खड़े होकर हाथ हिलाया। ट्रक रुका। ड्राइवर ने खिड़की खोली। क्या हुआ भाई? कृपया मुझे यहां से ले चलो। विक्रम की आवाज कांप रही थी। ड्राइवर ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरे पर खरोंचें थीं, पर वो जिंदा था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। बैठो। ट्रक चला। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल में, दूर कोहरे के पार कुछ था। रोशनी नहीं, बस एक काली इमारत की आकृति जो धीरे धीरे अंधेरे में घुल रही थी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? विक्रम ने एक पल सोचा, फिर बोला, पता नहीं। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, इस रास्ते पर ऐसा ही होता है, रात को यहां बहुत लोग भटक जाते हैं। क्यों? ड्राइवर चुप हो गया एक पल के लिए, फिर बोला, सुना है 50 साल पहले इस जंगल में एक होटल था, जल गया था एक रात, सब लोग मर गए थे। तब से ये रास्ता अच्छा नहीं है।
विक्रम ने खिड़की के बाहर अंधेरे को देखा। कितने लोग थे उसमें? 13। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। ट्रक हाईवे पर दौड़ता रहा। रात धीरे धीरे पीछे छूटती रही। पर विक्रम जानता था, जब भी वो 14 नवंबर की रात किसी दर्पण के सामने खड़ा होगा, वो एक पल के लिए जरूर रुकेगा और अपना प्रतिबिंब ध्यान से देखेगा कि वो उसके साथ हिल रहा है या देर से।